कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations. अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में क्या कुछ है। गाजर घास के समन्वित नियंत्रण पर संपूर्ण जानकारी। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की देखरेख एवं प्रबंधन। पार्थेनियम एक ऐसा खरपतवार है जो कि फसलों के साथ साथ मानव और पशु के जीवन को भी चुनौती दे रहा है। इसका नियंत्रण अब अकेले एक दो किसानों की बस की बात नहीं रही। इसके लिए कोई ठोस सामूहिक आंदोलन की जरूरत है, पर उन सामूहिक प्रक्रियाओं में किन किन बातों का ख्याल रखना है, अमल में लाना आवश्यक है, इसकी जानकारी हेतु देखिए हमारे कार्यक्रम की ये खास प्रस्तुति। पार्थेनियम घास या गाजर घास, यह 1960 के दशक में हरित क्रांति के समय मेक्सिको से खाद्यान्न आयात के दौरान दबे पांव भारत में आया, इसलिए इसे मैक्सिकन घास भी कहते हैं। परंतु आज के दौर में यह खरपतवार लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में देश भर में महामारी की तरह फैल चुका है। यदि इसकी पहचान की बात करें तो यह एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक होती है। इसका तना रोएदार एवं अत्यधिक शाखा युक्त होता है। पत्तियां गाजर की तरह होती हैं तथा फूलों का रंग सफेद होता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रत्येक पौधा 5 से 25 हजार तक बीज पैदा करता है। इसके बीजों में सुसुप्त अवस्था नहीं होती, जिसके कारण बीज जमीन पे गिरते ही थोड़ी सी नमी पाकर पुनः अंकुरित हो जाते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। गाजर घास का पौधा 3 से 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है और 1 वर्ष में इसकी 4 पीढ़ी पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा यदि गाजर घास के हानिकारक पहलुओं पर चर्चा करें तो यह गाजर घास मनुष्यों में अस्थमा, चर्म रोग, कैंसर, एलर्जी इत्यादि विभिन्न रोग उत्पन्न करती है। साथ ही यदि मवेशी इसे चर लें तो उन्हें चर्म कैंसर भी हो सकता है। कभी कभी तो गर्भपात भी हो जाता है। साथ ही साथ कार्य क्षमता व दुग्ध उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। यह खरपतवार पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा कर उनकी बढ़वार को रोककर लगभग 70 से 72% तक का नुकसान कर जाता है। एक खास बात है इस खरपतवार की कि ये पौधा जहाँ उगता है वहाँ अन्य पौधों को नहीं उगने देता। इसके बीज हवा के साथ उड़कर, जल के साथ बहकर, मिट्टी, पैरों,
जानवरों की खुरों इत्यादि से चिपककर अन्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं। यह खरपतवार अपना नटखट स्वभाव तो तब जाहिर करता है जब मौसम समाप्त होने लगता है, तो यह अत्यंत कम समय में परिपक्वता अवस्था को पूरा कर लेता है और छोटे छोटे पौधे में फूल निकल आते हैं, जिससे इनका जीवन चक्र जल्द ही पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में गाजर घास का नियंत्रण हर किसान व हर नागरिक का प्रथम दायित्व बनता है। अतः इस खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए समेकित नियंत्रण पद्धति को अपनाना होगा, जो कि इस प्रकार से है। गाजर घास को फूल आने से पहले जड़ से उखाड़कर जला देना चाहिए। ध्यान रहे कि उखाड़ते समय हाथ में दस्ताने अवश्य पहने। नंगे हाथ से गाजर घास नहीं उखाड़ें। आकृषित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा वाले पौधे जैसे चकोरा या औषधीय पौधे घुंघरू को लगाकर गाजर घास की वृद्धि एवं विकास को रोका जा सकता है। घर के आसपास संरक्षित क्षेत्रों में गेंदे के पौधे लगाना चाहिए। कृषि क्षेत्रों में शीघ्र बढ़ने वाली फसलें ढैंचा, ज्वार, बाजरा आदि की फसलें लेनी चाहिए। कृषि क्षेत्रों में गाजर घास के नियंत्रण करने के लिए धान की फसल में ब्यूटाक्लोर 1.5 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व, ज्वार तथा बाजरा में एट्राजीन 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व, सोयाबीन की फसल में ऑक्सीफ्लूओरफेन 0.15 किलोग्राम सक्रिय तत्व, राजमा, भिंडी, टमाटर की फसल में एलाक्लोर 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व, आलू टमाटर की फसल में मेट्रोब्यूजेन 0.50 से 0.75 किलोग्राम, मूंग, अरहर, उड़द में पेंडामिथलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव बुआई के तुरंत बाद या अंकुरण से पूर्व करना चाहिए। लेकिन गेहूं की फसल में 2,4-D 0.50 से 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व बुआई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करना लाभकारी रहता है। आकृषित क्षेत्रों में शाकनाशी रसायन जैसे ग्लाइफोसेट 1% का घोल फूल आने से पहले छिड़काव करना चाहिए। जैविक नियंत्रण के अंतर्गत जाइगोग्राम बाइकोलेरेटम नामक कीड़े को वर्षा ऋतु में गाजर घास पर छोड़ देना चाहिए। फूल आने से पहले गाजर घास को उखाड़कर कंपोस्ट बनाने में व्यवहार कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते समय रखी जाने वाली सावधानियों पर। तो किसान भाइयों, शाकनाशी रसायन के छिड़काव हेतु फ्लैट पैन नोजल का प्रयोग करें। शाकनाशी रसायनों की अनुमोदित मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर ही छिड़काव करें। छिड़काव करते समय पूरे कपड़े, दस्ताने व चश्मे का प्रयोग करें। तेज हवा के समय छिड़काव नहीं करना चाहिए। रसायनों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि छिड़काव के समय वर्षा की संभावना न हो। किसान भाइयों, यदि इन सभी प्रक्रियाओं को सामुदायिक रूप से समूह स्तर पर अमल में लाया जाए, तभी इस खरपतवार का समूल विनाश हो सकता है और ये हम सभी का दायित्व भी बनता है। तभी बन सकता है स्वच्छ पर्यावरण तथा स्वच्छ जीवन। मुर्गी पालन व्यवसाय आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस व्यवसाय से कम और कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस लाभ को निरंतर बनाए रखने के लिए इनका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना आवश्यक होता है। चूंकि इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है, जिसके चलते मुर्गियां दाना खाना बंद कर देती हैं और सुस्त भी हो जाती हैं, जिससे इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लिहाजा उत्पादन घट भी जाता है। तो किसान भाइयों, इस तरह की समस्या आपकी मुर्गियों में ना आए, इस हेतु आप इनका देखरेख प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे बीच मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर के शुक्ला। मुर्गियों को आमतौर पे 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापक्रम मिलना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा तापक्रम हो जाता है
तो उसमें हीट स्ट्रोक के या गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक तापक्रम हो जाता है तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और कुक्कुटशाला का तापक्रम भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में अंडा उत्पादन कम हो जाता है, मुर्गियां दाना खाना कम कर देती हैं। और ये गर्मी का जो प्रकोप है ये ब्रायलर पक्षियों में ज़्यादा होता है अंडे देने वाली मुर्गियों की अपेक्षा। ये आमतौर पर जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं जो वज़न में ज़्यादा होती हैं, जिनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, उनमें अधिक होता है, या ऐसे ब्रायलर पक्षी जो चूज़ों के लिए पैदा करने के लिए रखते हैं, जिनको हम पेरेंट स्टॉक कहते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुर्गियों में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं और ये गर्मी को दूर करने के लिए अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए तेज़ी से सांस लेती हैं और लगातार हाँफती रहती हैं। और जब बहुत ज़्यादा हाँफती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो हृदय गति है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और सांस लेने में जो रक्त की मात्रा है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से थक्के बन जाते हैं या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और धीरे धीरे मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक आमतौर पे जो गर्मी की वजह से मुर्गियों में मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन जो मुर्गियां डीप लीटर पद्धति में पाली जाती हैं उनमें गर्मी का प्रकोप कम होता है। जो मुर्गियां केज सिस्टम में पाली जाती हैं उनमें गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि केज सिस्टम में मुर्गियां घूम नहीं पाती हैं तो वो अपने आप को वातावरण में परिवर्तित नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से केज विधि से जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं उनमें गर्मियों का प्रकोप बहुत अधिक होता है। कुक्कुटशाला में स्ट्रेस के कारण जैसे वातावरण अधिक या तापमान अधिक हो जाना, पर्याप्त पीने का पानी ना उपलब्ध होना, पर्याप्त हवा ना मिलना, कम जगह पर अधिक मुर्गियां पालना, पोल्ट्री हाउस के आसपास पेड़ पौधे ना होना, वहाँ खुला होता है और पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो कुक्कुट गृह हैं वो ठंडे नहीं रहते हैं। और कुक्कुटशाला की ऊंचाई यदि कम है तो भी गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसीलिए कुक्कुटशाला में कम से कम 14 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए बीच में, और जो किनारे के हैं उसमें कम से कम 10 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए, ताकि गर्मी के मौसम में उनको गर्मी कम लगे। जो गर्मी का प्रकोप मैंने पहले ही बताया कि ब्रायलर पक्षियों में ज़्यादा होता है, अंडे देने वाली मुर्गियों में कम होता है। इसमें जो मुख्य रूप से लक्षण होते हैं, मुंह खोल करके तेज़ी से सांस लेती हैं, ज़्यादा प्यास लगती है, पानी की मात्रा उनको बहुत देना होता है, पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं, खाना कम खाने लग जाती हैं, दाना कम खाती हैं, अंडा उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाता है और अंडे का जो आकार है वो छोटा हो जाता है, जो अंडे का छिलका है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से कैल्शियम का पर्याप्त आंतों से अवशोषण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से छिलका पतला हो जाता है। ब्रायलर पक्षियों का वजन कम हो जाता है। जब गर्मी की वजह से बहुत अधिक मुर्गियां मरने लग जाती हैं तो मृत पक्षियों का 100 परीक्षण करने पर छाती का जो मांस है, जो सीने का मांस है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। वो उबला हुआ मांस या पके हुए मांस की तरह दिखाई देता है। मांस का रंग जो है सामान्यतः लाल होता है, लेकिन यदि गर्मी से पक्षी मरे हुए हैं तो उसका रंग पीला या सफ़ेद हो जाएगा और किसी पक्षी में पेट के अंदर खून जमा हुआ मिलेगा, नाक और मुंह से जो है स्राव निकलता है। तो अगर इस तरीके के पक्षियों में, मरे हुए पक्षियों में लक्षण दिखाई पड़ें तो समझना चाहिए कि ये गर्मी की वजह से मर सकते हैं। इसके उपचार के लिए सबसे ज़रूरी है कि ताज़ा और ठंडा पानी पिलाएं और हवा के आने जाने की उचित व्यवस्था हो। इसके लिए आप फर्राटे लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं। पंखे छत वाले नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में छत वाले पंखे गर्म हवा फेंक देते हैं। पंखे छत वाले तभी काम करेंगे यदि छत के ऊपर आपने स्प्रिंकलर लगाए हैं और छत को ठंडा कर रहे हैं पानी छिड़क करके, तो उसमें छत वाले पंखे काम कर जाते हैं। वैसे सही से रहता है कूलर लगाएं, कूलर से बहुत फ़ायदा रहता है। और केज विधि में जब से मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वहाँ पे छत के ऊपर स्प्रिंकलर या फव्वारे लगाएं, जिसकी वजह से छत ठंडी रहेगी, तो उसके जो कुक्कुटशाला का तापक्रम है वो भी ठंडा रहेगा। कई मुर्गीशालाओं में पर्दे लगा सकते हैं, जो पतला टाट होता है उसको लगाएं और उसको पानी से गीला करते रहें, जिसकी वजह से ठंडी हवा छन छन करके मुर्गी घर में जाएगी और मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट हम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉल जिसको कहते हैं, ये आजकल मुर्गियों के लिए बहुत उपलब्ध हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से दिन में 2 बार पिलाएं या दाने में 100 से 200 ग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से मिला करके खिलाएं।
विटामिन सी है, ये 10 से 15 ग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से दाने में मिला के खिलाएं। या आंवला पाउडर भी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, उसको भी खिला सकते हैं। इसके साथ ही बिछावन का भी ध्यान रखते हैं। जो मुर्गी का बिछावन है उसकी मोटाई कम रहनी चाहिए, गर्मी के दिनों में 3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कुक्कुटशाला के पास सहतूत का या बोगनविलिया के पेड़ लगाएं, क्योंकि सहतूत का पेड़ जो है वो जाड़े के दिनों में पतझड़ हो जाता है और गर्मी के दिनों में हरी पत्तियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से ठंडक रहती है। तो अगर मुर्गी घर के आसपास सहतूत के पेड़ लगे हुए हैं या बोगनविलिया के पेड़ लगे हुए हैं तो वो मुर्गी घर को ठंडा रखेंगे। और इस तरीके से अगर किसान भाई मुर्गियों की देखभाल करेंगे गर्मियों में तो उनको उचित लाभ मिलेगा और उनकी मुर्गियाँ कम मरेंगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। मखाना की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे बिहार प्रदेश में मखाना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जिन किसानों ने समय से मखाना की रुपाई की है उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है। इससे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें वैज्ञानिक प्रबंधों को करना आवश्यक है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, खेत में पानी की उचित व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कीट एवं रोगों से बचाव इत्यादि। यदि किसान इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इससे कम उत्पादन मिलेगा। अतः मखाना की फसल में इस समय किए जाने वाले समसामयिक प्रबंधनों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवीर शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं मई का महीना है, गर्मी का तापमान जो है, गर्मी बढ़ रही है और पानी की उपलब्धता भी कम हो रही है। तो लेकिन मखाना पानी के बगैर नहीं हो सकता। जिस प्रकार मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मखाना भी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस समय कितना पानी मखाना में दिया जाना चाहिए, कितना कम से कम उसका स्तर रखना चाहिए। तो किसान भाइयों को मैं बताऊंगा, जिन्होंने मखाना तालाब में लगा रखा है तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। तालाब में 6 फुट पानी भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने खेतों में मखाना लगा रखा है उनके लिए पानी की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको ट्यूबवेल के माध्यम से लगाना है पानी, दूसरे तरीके से निकालना पड़ता है, मोटर के तरीके से पानी देना पड़ता है, बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए। तो मेरा तात्पर्य यही है कि कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी जो है किसान को हमेशा मखाना की फसल के लिए देना उचित है। जिनके तालाब में, जिनके खेतों में मखाना लगा हुआ है और काई की मात्रा बढ़ रही है तो वो थोड़ा सा चूना डाल दें। चूने की मात्रा जैसे 20 किलो प्रति हेक्टर की दर से आप डाल सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ जो है खरपतवार आप निकाल सकते हैं। खरपतवार निकालेंगे और इस समय जो है फूल निकलने का समय है मखाना में। हालांकि मखाना में सारे पौधे के ऊपर कांटे होते हैं, बीमारियों का प्रकोप जो है मखाना में बहुत ही कम होता है, कीड़ों का प्रकोप भी कम होता है दूसरी फसलों के तुलना में। लेकिन जैसे कि आपको पता है महुआ, जिसको एफिड बोलते हैं, वो उसका प्रकोप मखाना की पत्तियों पर होता है। तो जो महुआ है उसको नियंत्रण करने के लिए किसान भाई जो अगर तालाब में है तो किसी बहाने अगर वो पानी को हिला सकते हैं, या जो रसायन छिड़कने की दवाई की जो मशीन है जिसमें 15 लीटर पानी है, अगर उसको धो करके खाली पानी भर करके उसको पानी की पत्तियों पर डाल दें तो वो जो चेपा है जिसको एफिड बोलते हैं, जिसको महुआ बोलते हैं, वो साफ़ हो जाएगा। और फिर जब पत्ती पे साफ़ हो जाएगा तो उसका प्रकोप कम हो जाएगा। किसान भाइयों ने जिन्होंने मछली
और मखान एक साथ लगाया है तो मैं उनको कीड़ों के नियंत्रण करने के लिए, बीमारियों के नियंत्रण करने के लिए किसी रसायन का प्रयोग की सिफारिश नहीं करूँगा, क्योंकि अगर हम रसायन का प्रयोग करेंगे कीड़ों को मारने के लिए, बीमारियों को मारने के लिए, तो उसका नुकसान जो है हमारी मछलियों पे होगा। तो जिन भाइयों ने खाली मखान लगा रखा है वो रसायनों का प्रयोग करके कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे मैंने एफिड बताया, महुआ जिसको बोलते हैं। इसके अलावा इसके वो जो फल है उसमें भी फ्रूट बोरर होता है और रूट बोरर होता है, जड़ों में भी जो है जड़ा छेदक कीड़ा भी होता है। तो इनको नियंत्रण करने के लिए जैसे मोनोक्रोटोफास है, इस दवाई का आप जो है 2 ml 1 लीटर पानी में ले करके और इसका छिड़काव कर सकते हैं। और क्या होता है कि अगर जब मछली जिस तालाब में हो तो उसमें हम नीम ऑयल जो है जिसका 0.3% नीम ऑयल का सॉल्यूशन बना करके हम जो है कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं, जो कि जैविक तरीका है, जिससे हमारी मछलियों पर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें, खरीफ धान के बीज की व्यवस्था करें, 25 मई के बाद अगाध धान के बिचड़े गिरावें, बीज गिराने से पूर्व बीजों को उपचारित अवश्य कर लें, खाली खेतों को मिट्टी पलटने वाले हल से ग्रीष्मकालीन जुताई कर छोड़ दें। इस मौसम में लत्तरदार सब्जियों जैसे कद्दू, नेनुआ, करेला, खीरा में न्यूनतम नमी बनाए रखें, अन्यथा फसल की पुष्पन एवं परागन की क्रिया प्रभावित हो सकती है, फलस्वरूप उत्पादन में कमी आ जाएगी। लाल भृंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरफास 76 EC दवा को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। तदुपरांत इमिडाक्लोरपिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर सुबह एवं शाम के समय छिड़काव करें। मिर्च की फसल में आवश्यकता अनुसार कम अंतराल पर सिंचाई करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें तथा प्रकोप दिखाई देने पर इथियान नामक दवा 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई करें तथा मक्के के भुट्टों से दाना निकालने का कार्य यथाशीघ्र करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें। दुधारू पशुओं को नियमित रूप से दाने के साथ कैल्शियम भी खिलाएं तथा पशुओं को अधिक मात्रा में स्वच्छ पानी अवश्य पिलाएं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय गर्मा धान दाना भरने, दाना सख्त होने की अवस्था में है एवं इस समय फसल में नमी की कमी नहीं होना चाहिए। अतः किसान भाई खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ों को दुरुस्त करें। गर्मा मूंग की फसल में इस समय फूल एवं फली का निकलना, फली में दाना भरना इत्यादि है। अगर मिट्टी में नमी की कमी हो तो एक सिंचाई शाम के समय अवश्य करें। जो किसान भाई हल्दी तथा अदरक की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द खेत की तैयारी कर इनकी बुआई करें तथा बीज अथवा कंदों को उपचारित कर ही इनकी बुआई करें। बीज बोने के बाद पुआल अथवा पत्तियों से इनको ढक दें। इससे खेत में नमी बनी रहेगी तथा खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलेगी। 1 एकड़ की खेती के लिए 8 क्विंटल बीज, 80 क्विंटल कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी हुई खाद, 80 किलोग्राम यूरिया, 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। बीज की बुआई 40 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा पौधे से पौधे की दूरी
10 सेंटीमीटर रखते हुए करें। शिमला मिर्च की फसल में कहीं कहीं फल गलन रोग के साथ साथ कीटों का आक्रमण भी दिखाई दे रहा है। किसान भाई इन कीटों की रोकथाम के लिए मिथाइल डायमेटोन दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तथा फल को गलने से रोकने के लिए ब्लाइटॉक्स 50 दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कहीं लत्तरदार सब्जियों जैसे कद्दू, खीरा, नेनुआ, झींगी के लत के साथ भिंडी की फसल में पत्तियों के साथ साथ पौधे भी सूख रहे हैं। इसका कारण लाल मकड़ी है, अतः इसके नियंत्रण हेतु ओमाइट दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में पालतू जानवरों को गर्मी से बचाकर रखें तथा जानवरों के घर की खिड़कियों को दिन में जूट के बोरे से ढक दें तथा बार बार पानी से भिगोते रहें, जिससे बाहर की ठंडी हवा अंदर प्रवेश करेगी और जानवरों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ पशुओं को स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पानी पीने को दें। जो किसान भाई इस वर्ष नए फलोद्यान लगाना चाहते हैं वे फल वृक्ष के अनुसार गड्ढे की खुदाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला रांची के कृषक धनराज, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से अदरक की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो धनराज जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सुरुचि। इस किस्म में प्रकंद हल्के पीले रंग के होते हैं जो 218 दिनों में तैयार होकर 200 से 210 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। सुरभि। इस किस्म में प्रकंद गहरे चमकदार व बेलनाकार होते हैं जो 225 दिनों में तैयार होकर 190 से 215 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैविक कीटनाशी प्रबंधन पर जानकारी। बकरियों में लगने वाले रोगों के निदान पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations.